नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी पश्चिमी बंगाल के रायगंज शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम अभिजीत है। अभिजीत पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी अभिजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मैं पश्चिम बंगाल के रायगंज शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो मेरे इसी बस ड्राइविंग वाले काम के दौरान मेरे साथ घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। जब वो घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त मेरे पास लोगों तक मेरी उस डरावनी घटना की कहानी सुनाने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन फिर अभी कुछ दिनों पहले ही जब मैं बस चलाते चलाते अपने फोन में गाने सुन रहा था तो उस वक्त अचानक से ही यूट्यूब पर मुझे बेनाम भाई की कहानी सुनने को मिलती है। और जब मैंने इनकी कहानी सुनी और फिर इनके पूरे चैनल को जाकर विजिट किया तो मैंने देखा कि ये तो मेरी तरह के ही ट्रक ड्राइवरों और बस ड्राइवरों की डरावनी कहानियां आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उस चीज को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मेरे साथ हुई उस घटना की कहानी बेनाम भाई के जरिए आप लोगों तक पहुंचा दूं। यही बात सोचकर आज मैं आप लोगों के सामने मेरी खुद की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस कहानी को सुनकर आप लोगों की रूह कांपने वाली है, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर आप लोगों को डर का एहसास होने वाला है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 10 साल पहले से हुई थी। आज से 10 साल पहले 2015 के टाइम पर मैं शिमला से दिल्ली के लिए जो बस चलती थी उसमें बस ड्राइविंग का काम किया करता था। और उस वक्त मुझे बस ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 5 साल का टाइम हो चुका था। लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान मेरी कभी भी शिमला से दिल्ली के रूट पर ड्यूटी नहीं लगी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही मेरा ट्रांसफर हो जाता है और मुझे दिल्ली से शिमला वाले रूट पर चलने वाली बस में ड्यूटी ज्वाइन करवा दी जाती है। अब क्योंकि मुझे तो बस चलाना थी, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि पता नहीं जब तक पूरी नौकरी होगी तब तक कहां कहां ट्रांसफर होगा। यही बात सोचकर मैं शिमला से दिल्ली वाली सड़क पर भी बस चलाना शुरू कर देता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शिमला से दिल्ली वाले रोड पर बस चलाने का फैसला करके मैंने मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि पिछले 5 सालों से जिस जगह पर मैं बस चला रहा था वहां पर तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उस शिमला से दिल्ली वाली सड़क पर मौजूद था। यानी कि उस सड़क पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर रात के वक्त किसी भी इंसान का रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर गलती से भी कोई अकेला इंसान उस जगह से रात के वक्त गुजर जाता है तो फिर मेरे हिसाब से उसका जिंदा बच पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि उस जगह पर जब मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी उस वक्त मेरे साथ तो लगभग 40 से 50 लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम सबके साथ वो सारी चीजें हुई थी। तो आप लोग इस बात की कल्पना करो कि अगर कोई अकेला इंसान रात के वक्त वहां से गुजरे तो फिर उसके साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग उन चीजों की कल्पना तब कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि आखिर मेरे साथ वहां पर क्या हुआ था और वो जगह वास्तव में कितनी ज्यादा डरावनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मेरा शिमला से दिल्ली वाले रूट पर ट्रांसफर हो गया था और मैंने वहां पर बस चलाना शुरू कर दी थी तो शुरू के एक हफ्ते तक तो मेरी दिन वाली शिफ्ट ही लगी थी। लेकिन फिर अचानक से ही आगे से ऑर्डर आता है और मेरी दिन वाली शिफ्ट की जगह नाइट वाली शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे ही मेरी नाइट वाली शिफ्ट में ड्यूटी लगती है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी हिमाचल की उन घुमावदार सड़कों पर नाइट के वक्त बस नहीं चलाई थी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ये भी एक जीवन का नया अनुभव होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करनी ही थी। तो शायद इस चीज की शुरुआत अभी से ही हो रही है। यही बात सोचकर मैं अगले हफ्ते से नाइट शिफ्ट में भी बस चलाना शुरू कर देता हूँ। अब नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के दौरान मेरी जो बस रहती थी वो शाम के 7 बजे के आसपास में शिमला से निकलती थी और लगभग पूरी रात सफर तय करके मैं सुबह तक दिल्ली पहुंच पाता था। फिर दिल्ली में दोपहर के 3 बजे तक बस खड़ी रहती थी और उसके बाद मैं वापस से अपनी बस को लेकर वहां से निकल जाता था। इसी तरीके से मेरा रूटीन चल रहा था। लेकिन एक बार जब मैं शाम के 7 बजे के वक्त हिमाचल के उस बस स्टॉप पर अपनी बस को लेकर खड़ा हुआ था जहां से मैं हमेशा ही शाम के वक्त दिल्ली के लिए निकला करता था, तो उस दिन जब मैं उस स्टॉप पर खड़ा हुआ था तो दिन के वक्त से ही मौसम में थोड़ा बदलाव हो रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था
वैसे वैसे ही आसमान में काले बादल छाते जा रहे थे। उस बदलते हुए मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज शाम होने तक बारिश आने वाली है। और मेरी ये सोच कुछ ही टाइम में बिल्कुल सही भी साबित हो जाती है, क्योंकि 7 बजने से पहले ही बारिश आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में टाइम से पहले ही बस को वहां से लेकर निकलना पड़ा था। अब वैसे मैं इतना ज्यादा भी जल्दी बस को लेकर नहीं निकला था, बल्कि 7 बजाने में सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम बचा हुआ था जब मैं बस को लेकर निकला था, क्योंकि जिन भी सवारियों को बस में बैठना था वो सभी बैठ चुके थे। और वो सभी लोग ही मुझे बार बार कहने लगे थे कि अरे ड्राइवर साहब, अब निकलो यहाँ से, वरना और तेज बारिश आ जाएगी तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब वो लोग ऐसा इस वजह से कह रहे थे क्योंकि जिस बस स्टॉप के ऊपर वो बस खड़ी हुई थी, उस बस स्टॉप से मेन सड़क तक जाने के लिए जो रास्ता जाता था, उस रास्ते में बीच में एक नाला पड़ता था जो कि लगभग 3 से 4 फीट का गहरा था। लेकिन उस नाले के ऊपर ना ही तो कोई पुलिया बना हुआ था और ना ही कुछ और था, बल्कि हमेशा ही मुंह जैसे बस ड्राइवरों को उस बस स्टॉप से बस को उसी नाले में नीचे उतारकर वापस से मेन सड़क की तरफ लेकर जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था। हालांकि कई बार उस नाले के काम के शुरू होने की बात चली थी और बहुत से लोगों से सुनने में भी आया था कि कुछ ही दिनों में इसके ऊपर एक छोटा सा पुलिया बनने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सरकारी कामकाज में वक्त लग ही जाता है, और वक्त कितना लग जाए इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है। इसी वजह से उस नाले के कारण ही वो सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से यहां से निकल लो, क्योंकि तेज बारिश के टाइम पर उस नाले से काफी तेज रफ्तार में पानी बहकर नीचे खाई की तरफ गिरता है। अब उन सभी लोगों की बात मानकर मैं आधे घंटे पहले ही निकल गया था, लेकिन बाकी के दिनों जब मैं शाम के 7 बजे के वक्त वहां से निकलता था, तब भी मुझे इतना ज्यादा अंधेरा दिखाई नहीं देता था जितना उस दिन आधे घंटे पहले निकलने पर ही दिखाई दे रहा था। सामने की तरफ आसमान में गड़गड़ाती हुई बिजलियों और छाए हुए काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई दिन का वक्त नहीं बल्कि रात का वक्त है, क्योंकि सूरज तो उन काले बादलों के पीछे बिल्कुल छुप चुका था। और उस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मौसम काफी ज्यादा खराब होने वाला है। हालांकि जब मैं उस बस स्टॉप से निकला था, उससे पहले ही हल्की हल्की रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैं बार बार बटन दबाकर बस के वाइपर से सामने वाले शीशे को साफ करता जा रहा था। अभी बस को उस बस स्टॉप से निकले हुए मुश्किल से लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम हुआ होगा कि तभी अचानक से काफी तेज बारिश आने लग जाती है। पर उस तेज बारिश के आने से पहले ही बस के जितने भी मुसाफिर थे वो सारे के सारे अपनी अपनी सीटों पर सो चुके थे, क्योंकि उनको भी इस बात का पता था कि उनका सफर काफी ज्यादा लंबा है। इसी वजह से सभी लोग थोड़ा बहुत सुस्ता रहे थे। हालांकि कुछ थोड़े बहुत लोग थे जो अपना मोबाइल चला रहे थे और कुछ वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन जब मेरे बस का जो कंडक्टर था उसने मुझे आकर बताया कि पीछे की तरफ तो सभी लोग सो चुके हैं, तो मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, तू मेरे पास यही केबिन में ही बैठ जा। अब मेरे ऐसा कहते ही वो मेरे साथ केबिन में ही बैठ जाता है और हम दोनों आपस में बातें करते हुए हिमाचल की उन घुमावदार सड़कों को पार करके दिल्ली की तरफ आ रहे थे। अभी हम उन घुमावदार सड़कों पर कभी इधर तो कभी उधर बस को घुमाते हुए आ ही रहे थे कि तभी अचानक से ही एक घुमाव में बस को घुमाते टाइम एक चमगादड़ों का झुंड अचानक से बस के आगे वाले शीशे पर आकर चिपक जाता है। और वो सिर्फ उस शीशे पर उतनी ही दूरी में चिपका था जितनी दूरी में मैं उस शीशे के सामने बैठा हुआ था। यानी कि उन चमगादड़ों को बिल्कुल मेरे सामने शीशे पर चिपकता हुआ देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ये नहीं चाहती हो कि उस घुमाव में मुझे आगे का कुछ भी ठीक तरीके से दिखाई दे, जिसकी वजह से बस के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए। लेकिन उस वक्त मैंने किसी भी तरीके से मेरी सूझबूझ के चलते बस को वहीं की वहीं रोक दिया था, पर मैं ठीक तरीके से उस घुमाव में बस को नहीं घुमा पाया था, जिसकी वजह से बस का एक तरफ का जो पहिया था वो नीचे खाई में उतर गया था और बस हल्की सी उस खाई की तरफ झूल गई थी। लेकिन वो सब कुछ अचानक से इतना जल्दी हुआ था कि हड़बड़ाहट में जब मैंने बस को अचानक से ब्रेक लगाए तो पीछे की तरफ बस में जितने भी लोग सोए हुए थे वो नींद से जाग गए थे और उनको ऐसा लगा था कि शायद बस खाई में गिर गई है। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि बस खाई में नहीं गिरी है तो वो लोग पीछे से ही आवाज लगाकर मुझे और कंडक्टर से कहने लगते हैं कि अरे भाई साहब, थोड़ा ध्यान से चलाओ, किसी किसी का तो पूरा परिवार ही इस बस के अंदर सफर कर रहा है। अगर हम लोगों को कुछ हो गया तो हमारा तो पूरा घर ही बंद हो जाएगा। अब उन लोगों की भी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जो कुछ हुआ था वो इतना अचानक से हुआ था कि मुझे कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जैसे ही मैंने बस को ब्रेक लगाकर खाई में गिरने से बचाया और बस खाई में जाने के बजाय जब सड़क पर ही रुक गई
तो बस के वहां रुकते ही वो जो चमगादड़ों का झुंड बस के आगे वाले शीशे पर मेरे सामने आकर चिपक था, वो वापस से उड़कर कहीं अंधेरे में गायब हो गया था। जैसे ही ये चीज हुई तो मुझे और कंडक्टर को ये बात समझ में ही नहीं आई कि आखिर हमारे साथ यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन उन चमगादड़ों के झुंड को मेरे शीशे के सामने से हटकर वापस उड़ते ही मुझे दिखाई देता है कि अब उसी घुमाव में एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ है, और वो जो कोई भी खड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से उस बारिश के पानी में भीग रहा था। उसको उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखकर हमें लगा कि शायद ये जो कोई भी है ये अपने आप को बारिश से बचाने के लिए इस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। पर तभी अचानक से ही हमें दिखाई देता है कि उसके साथ साथ वहां पर दो लोग और हैं, यानी कि वो जो कोई भी था वो अकेला नहीं था। लेकिन बस की हेडलाइट की रोशनी में हमें ठीक तरीके से उनका हुलिया दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो कोई औरत है या फिर मर्द है, क्योंकि बस की जो हेडलाइट की रोशनी थी वो बस का एक तरफ का टायर खाई में नीचे की तरफ उतरने के कारण थोड़ी सी नीचे की तरफ पड़ रही थी, यानी कि उस वक्त हमें सिर्फ उनके पैर ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि उस टाइम पर मैं तो ठीक तरीके से उनके पैरों को भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो जो तीनों शख्स थे उन्होंने सिर से लेकर पैरों तक एक काले रंग की सी कंबल ओढ़ रखी थी, और उन्होंने उस कंबल से अपना पूरा चेहरा भी ठीक तरीके से ढक रखा था। उस वक्त हमें सिर्फ उनकी आंख ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि रात के अंधेरे में भला किसी इंसान की आंखें इतनी अजीब तरीके से कैसे चमक सकती थी, क्योंकि वो जो कोई भी था वो जैसे ही हमें उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई दिया था तो उसकी आंखें अंधेरे में भी एक अजीब सी रोशनी में चमक रही थी, जैसे कि रात के वक्त अंधेरे में किसी बिल्ली की या फिर किसी और जानवर की आंखें चमकती हैं। ठीक उसी तरीके से उस वक्त अंधेरे में बारिश की गिरती हुई बूंदों के बीच जब वो शख्स वहां पर खड़ा हुआ था तो उसकी आंखें हमारी ओर बिल्कुल टिमटिमा रही थी। पर देखते ही देखते 5 से 7 सेकंड बाद ही बिल्कुल उन्हीं दो आंखों के जैसी और 4 आंखें हमें दिखाई देती हैं। कहने का मतलब उस वक्त उस एक शख्स के साथ वहां पर 2 लोग और थे जो उस पेड़ के पीछे से निकलकर हमारे सामने आकर खड़े हो गए थे। अब जैसे ही हमने उनको देखा तो हमें तो सब कुछ नॉर्मल ही लगा था। इसी वजह से मेरा जो बस का कंडक्टर था वो खिड़की से बाहर की तरफ अपनी गर्दन निकालकर उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग वहां इस तरीके से क्यों खड़े हुए हो? अगर कहीं जाना ही है तो बस के अंदर आकर बैठ जाओ, वरना बीच रास्ते में से साइड में हट जाओ। अब जैसे ही कंडक्टर ने यह बात बोली तो वो लोग साइड में हटने के बजाय फटाफट चलते हुए बस की सीढ़ियों की तरफ आ जाते हैं, और जैसे ही वो बस की सीढ़ियों की तरफ आते हैं तो हमें बस का जो दरवाजा था उसकी खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसकी खटखटाने की आवाज सुनाई दी तो मैं कंडक्टर से पूछता हूं कि क्या तुमने बस के दरवाजे को लॉक करके रखा है? तो वो मुझसे कहता है कि अरे हाँ, वो बारिश की बूंदें अंदर तक आकर गिर रही थी जिसकी वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था, मैं अभी जाकर खोलता हूं। मुझसे ये बात कहकर कंडक्टर अपनी सीट से उठता है और फिर केबिन से बाहर निकलकर सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों के दरवाजे को खोल देता है। अभी उसने दरवाजे को खोला ही था कि तभी वो तीनों के तीनों ही काफी तेजी से चढ़ते हुए बस के अंदर आ जाते हैं, और बस के अंदर आने के बाद पीछे की तरफ जाकर किसी सीट पर बैठने के बजाय वो अंदर की तरफ केबिन में आकर बैठ गए थे। पर जैसे ही उनमें से सबसे पहला शख्स केबिन की तरफ बढ़ने लगा था और वो मेरे पास आकर केबिन में बैठा था तो पीछे की तरफ से कंडक्टर उसे आवाज लगाकर कहता है कि अरे वहां पर सवारियों के बैठने की जगह नहीं है, तुम लोग पीछे की तरफ जाकर बैठ जाओ, कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगी। लेकिन उनके ऊपर तो कंडक्टर की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लोग उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना करके मेरे पास मेरी ड्राइविंग सीट के बगल में एक तरफ जो लंबी वाली सीट थी उस पर आकर तीनों एक साथ बैठ गए थे। अब जब मैंने उनको वहां पर बैठे हुए देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो तीनों के तीनों ही अजीब तरीके से कपकपा रहे हैं और उनकी तीनों की कंबल से ही पानी की बूंदें टप टप करके नीचे गिर रही थी। जब मैंने उनको उस तरीके से कपकपाते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद ये लोग काफी टाइम से इस बारिश में भीग रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सर्दी लग गई है। यही बात सोचकर मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है, जिसके चलते मैं कंडक्टर से कहता हूं कि अरे यार कोई बात नहीं, बैठ जाने दो। पर अब जैसे ही मैंने कंडक्टर से ये बात कही तो वो कंडक्टर अपना अजीब सा मुंह बनाता है और अंदर आकर बैठने की बजाय पीछे की तरफ जाकर ही सवारियों के पास किसी एक सीट पर बैठ जाता है। अब जैसे ही वो वहां जाकर बैठा तो मुझे लगा कि शायद मैंने उसकी बात को काट दिया है, इसी वजह से उसने थोड़ा मुंह बना लिया है। लेकिन फिर मैं उन सब बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस को रिवर्स गियर डालता हूं और काफी तेज एक्सीलेटर देकर एक झटके के साथ ही बस को पीछे की तरफ लेता हूं, जिसकी वजह से बस का जो एक तरफ का टायर खाई में चला गया था वो वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है
और उसके बाद मैं उस घुमाव में बस को बड़े ही ध्यान से निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता हूं। अभी मैं बस को लेकर वहां से थोड़ा दूर आगे निकला ही था कि तभी अचानक से ही मुझे एक अजीब सी स्मेल महसूस होने लगती है। यानी कि उस वक्त मुझे बस के केबिन के अंदर से एक गंध महसूस हो रही थी, और वो गंध कोई अच्छी गंध नहीं थी, बल्कि वो एक दुर्गंध थी, और वो दुर्गंध भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। यानी कि उस दुर्गंध को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मेरे जीवन में पहले भी कभी ऐसी दुर्गंध महसूस की है। लेकिन उस वक्त मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने वैसी दुर्गंध कहाँ महसूस की है। लेकिन फिर बस चलाते चलाते ही काफी देर तक अपने दिमाग पर जब मैंने जोर दिया तो मुझे याद आया कि इस वक्त जिस तरीके की दुर्गंध मुझे महसूस हो रही है, ठीक ऐसी ही दुर्गंध एक बार जब मैं अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने गया था, और जब मैंने वहां के पुराने बंद पड़े हुए किलों को देखा था, तो उन किलों में घूमते वक्त मुझे ऐसी दुर्गंध महसूस हुई थी। और वो दुर्गंध सिर्फ उन्हीं जगहों पर महसूस हुई थी जिन जगहों पर वहां पर काफी सारे चमगादड़ चिपके हुए थे, या फिर चमगादड़ों की गंदगी पड़ी हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर उस वक्त मैं ये चीज समझ गया था कि ये जो दुर्गंध है ये चमगादड़ों की दुर्गंध है। अब उस चीज को महसूस करते ही मुझे लगा कि शायद अभी थोड़े टाइम पहले जब वो इतने सारे चमगादड़ अचानक से आकर मेरे बस के शीशे के ऊपर चिपके थे, तो शायद उसकी वजह से मुझे ये ऐसी दुर्गंध महसूस हो रही है। पर तभी मैं मेरे दिमाग में सोचता हूं कि वो जो चमगादड़ थी वो तो बस के शीशे के बाहर की तरफ से चिपकी थी, और इस वक्त मैं तो बस के अंदर बैठा हुआ हूं, और बस चल भी काफी अच्छी खासी रफ्तार में रही है। बाहर की तरफ से बस के अंदर ताजी हवा भी आ रही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे इतनी तेजी से ये दुर्गंध क्यों महसूस हो रही है? उस वक्त मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा था। लेकिन फिर मैंने थोड़ा और ज्यादा ताजी हवा लेने के लिए मेरी जो ड्राइविंग साइड वाली खिड़की थी उसका शीशा नीचे कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि बाहर की तरफ भी काफी तेज बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने शीशे को थोड़ा नीचे की तरफ किया तो बाहर से बारिश की बूंदें अंदर आकर गिरने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा एक तरफ का हाथ और कंधा पूरी तरीके से भीग गया था, जिसके चलते मुझे मजबूरी में उस खिड़की वाले शीशे को फिर से बंद करना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं था कि जब मैंने उस खिड़की के शीशे को खोला था तो उस शीशे को खोलते ही मुझे वो दुर्गंध आना बंद हो गई थी। हालांकि बाहर की तरफ से रफ्तार में चलती हुई बस में जब वो हवा आ रही थी तो मुझे वो दुर्गंध थोड़ा कम महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस शीशे को फिर से बंद किया तो इस बार तो शीशा बंद करते ही वो दुर्गंध इतनी भयंकर तरीके से आने लगी थी कि जैसे मेरे बगल में कोई मरा हुआ मुर्दा सड़ रहा हो। अब उस चीज की वजह से मुझे समझ में आ गया था कि मैं ज्यादा देर तक इस तरीके से इस दुर्गंध में बस को नहीं चला पाऊंगा। इसी वजह से मैं अपने अगल बगल में अपनी नजरों से ये तलाशने लगा था कि कहीं मेरे अगल बगल में कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी हुई है जिसके अंदर से ये ऐसी बदबू आ रही है। पर उस वक्त मुझे मेरी आंखों के सामने पूरे के पूरे केबिन में कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिसको देखकर मुझे ये लगे कि ये दुर्गंध इस कोने में पड़ी हुई इस चीज के अंदर से आ रही है। पर शायद उस वक्त मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि वो जो दुर्गंध थी वो किसी कोने में पड़ी हुई या डैशबोर्ड के ऊपर रखी हुई किसी छोटी मोटी चीज के अंदर से नहीं आ रही थी। बल्कि कुछ देर बाद जब मुझे समझ में आया कि ये दुर्गंध तो वो जो 3 शख्स मेरी बस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि उस वक्त मेरे साथ उस केबिन के अंदर ही मौजूद थे और जो मेरे बगल में ही एक साथ उस सीट पर बैठे हुए थे, उन तीनों के अंदर से आ रही थी। क्योंकि जैसे ही मैंने थोड़ा सा हल्का सा उनकी तरफ अपना चेहरा घुमाकर हल्के से सांस ली तो उस तरफ नाक करके सांस लेते ही मुझे वो बदबू काफी तेजी से महसूस हुई थी। और उस चीज के चलते मुझे ये समझ में आ गया था कि ये बदबू इन 3 लोगों के अंदर से ही आ रही है। लेकिन अब उस वक्त मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा था कि भला इंसानों के अंदर से चमगादड़ों के मरने की या फिर उनके जैसी ही बदबू कैसे आ सकती है। पर तभी मैं देखता हूं कि उन तीनों ने जो कंबल ओढ़ रखी थी उस कंबल के ऊपर अजीब तरीके के धागे हैं, और उन धागों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो कोई कंबल के ऊपर बने हुए धागे हैं, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के बाल हैं। और इसके साथ ही जब थोड़ी देर बाद उनकी कंबल के ऊपर से वो पानी हट गया, यानी कि वो कंबल थोड़ी बहुत सूख गई, तो मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने जो चीज ओढ़ रखी थी वो तो कोई कंबल थी ही नहीं, बल्कि वो कुछ और ही था। पर वो क्या था ये उस वक्त मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर मैं किसी चीज का बहाना बनाकर अपने सिर के ऊपर हाथ करके उस केबिन की लाइट चालू कर देता हूं, और जैसे ही मैं लाइट चालू करता हूं तो वो जो तीनों मेरे बगल में बैठे हुए थे वो अजीब तरीके से सक पकाहट करने लगते हैं। और उस केबिन के अंदर लाइट चालू होते ही उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया था। अब जैसे ही मैंने ये चीज होते हुए देखी
और जब लाइट का उस केबिन के अंदर उजाला हुआ तो उस उजाले में मैंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसको देखकर मेरी नीचे की तरफ से फटकर चार हो गई थी, क्योंकि उस वक्त जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने जिन तीनों को मैं कोई साधारण इंसान समझकर उस बस को चला रहा था वो कोई साधारण इंसान दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उन तीनों के ऊपर मैंने जिस चीज को कंबल समझ रखा था वो कोई कंबल नहीं बल्कि उनके शरीर का ही एक अंग था, और वो उनके पंख थे जिनको उन तीनों ने किसी कंबल की तरह अपने ऊपर लपेट रखा था। पर उस वक्त मैं ये चीज समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज कैसे संभव है। अगर ये कोई जानवर है तो फिर ये इंसान की तरह बस में चढ़कर यहाँ अंदर आकर कैसे बैठ गए, और अगर ये सच में कोई इंसान है तो फिर इनके शरीर के ऊपर ये जानवरों की तरह पंख और ये सब बाल वगैरह कैसे हैं। इसके साथ ही मुझे थोड़ी ही देर में ये बात भी समझ में आ जाती है कि जब मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने उस काली काली कंबल से अपना पूरा चेहरा ढक रखा है और मुझे सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही हैं, तो उस वक्त उन्होंने किसी भी कंबल से अपना चेहरा नहीं ढक रखा था, बल्कि उनका पूरा चेहरा ही बिल्कुल वैसा ही था। यानी कि उनके चेहरे पर भी काले काले बाल थे, पर उनके चेहरे की जो बनावट थी वो इंसानों के जैसी ही थी। इसी चीज की वजह से मैं उनको पहचानने में इतनी देर से भूल कर रहा था। पर जैसे ही अब मेरे सामने उनकी असलियत आई तो मैं समझ गया कि इस वक्त मेरे सामने इंसान के रूप में चमगादड़ बैठी हुई है, और वहां पर कोई एक नहीं बल्कि तीन तीन चमगादड़ एक साथ बैठी हुई थी। लेकिन उन चमगादड़ों के जो हाथ थे वो काले जरूर थे, पर उनके ऊपर इंसानों के जैसे ही उंगलियां थीं। हालांकि उन उंगलियों के ऊपर बिल्कुल चमगादड़ों के जैसे ही पेने पेने मुड़े हुए लाल लाल नाखून थे। इसके साथ ही उनके जो कान थे वो जहां नॉर्मल इंसानों के कान होते हैं वहां के बजाय सिर के ऊपर की तरफ थे। यानी कि उनका जो पूरा का पूरा हुलिया था वो चमगादड़ों के जैसा था। पर अब वो चीज देखकर मैं बुरी तरीके से डर गया था। फिर डरते डरते जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने अपने पैरों में औरतों के जैसे पायल पहन रखी हैं। यानी कि उन्होंने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी, लेकिन वो पायल भी अब काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी। उन पायलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने कई साल पहले अपने पैरों में ये पायल पहनी हो। पर उन पायलों को देखकर मैं ये सोच रहा था कि भला कोई चमगादड़ इंसानों के जैसे पायल क्यों पहनेगी। अभी मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उनमें से जो बीच में एक थोड़ी भारी सी चमगादड़ बैठी हुई थी वो अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। पर जब वो हंस रही थी तो उसके अंदर से किसी औरत की जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन जिस वक्त उसने हंसना शुरू किया था उस वक्त तक मैंने उस केबिन की लाइट को फिर से बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने ज्यादा देर तक लाइट को चालू रखा और अगर इन लोगों को लाइट की वजह से दिक्कत हो रही है तो हो सकता है ये मेरे ऊपर यहीं पर ही हमला कर दें और मुझे यही मार डालें। साथ ही उस वक्त मेरे पास अपने आप को उनसे बचाने का कोई हथियार भी नहीं था, और ना ही मैं खुद के शरीर के बल पर अपने आप को उनसे बचा सकता था। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि जब आपके बिल्कुल बगल में ही इतने विशालकाय चमगादड़ के जैसे दिखने वाले जीव बैठे हुए हों और वो बिल्कुल आपके ऊपर हमला करने वाली हालत में हो, तो आप अपनी सूझबूझ से ही अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। और यही चीज उस वक्त मैं भी कर रहा था। पर जैसे ही मैंने लाइट बंद की तो उनमें से वो बीच वाली चमगादड़ मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। फिर हंसते हंसते ही वो मुझे औरतों वाली आवाज में कहती हैं कि इस तरीके से हमारी तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुम्हारे बगल में कौन बैठा हुआ है। अब उसके ऐसा कहते ही उसके साथ में वो जो बाकी की दो चमगादड़ थी, यानी कि वो जो दो औरतें थीं, वो भी बिल्कुल उसके जैसे ही एक अजीब सी आवाज में हंसने लगी थी। अब उन तीनों को एक साथ मुझको वो बात कहने के बाद जब मैंने हंसते हुए देखा तो मैं समझ गया था कि आज मेरे साथ साथ बस में बाकी के जितने भी लोग हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और उन सबको इस मुसीबत से सिर्फ मैं ही बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे तो खुद को ही उस मुसीबत से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में भला मैं इतने सारे लोगों को उनसे कैसे बचा सकता था। इसके साथ ही रात के अंधेरे में बाहर की तरफ आसमान में जब पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए हों और बीच बीच में काफी तेज गड़गड़ाती हुई आवाज के साथ जब बिजलियां कड़क रही हो, और आप एक ऐसे रास्ते पर मौजूद हो जिस रास्ते के एक तरफ काफी गहरी खाई और एक तरफ पहाड़, और वैसी जगह पर भी एक बिल्कुल जंगलनुमा इलाका हो जहां पर आप अपनी मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। वैसी स्थिति में अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तो मेरा यकीन मानिए कोई कमजोर दिल वाला इंसान तो उस भयानक नजारे को देखते ही हार्ट अटैक आकर ही मर जाएगा। पर उस वक्त पता नहीं मैं उन सब चीजों को देखकर भी कैसे जिंदा था। हालांकि उस वक्त मैं डर तो काफी ज्यादा गया था और मेरे पूरे बदन पर काफी तेज पसीना भी आ गया था।
लेकिन फिर भी मैं अपनी सूझबूझ से उस बस को चल रहा था। लेकिन अब मुझे अपने आसपास इतना ज्यादा सन्नाटा महसूस हो रहा था कि जैसे इस पूरी दुनिया में कोई इंसान जिंदा बचा ही नहीं है और अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूं और मेरे को भी ये लोग थोड़ी ही देर में मारने वाली हैं। लेकिन उस वक्त मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि अब अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यहाँ पर मेरे साथ साथ बस में बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसीलिए मैं उस वक्त मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर में ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से इन तीनों से मैं अपने आप को और बाकी के लोगों को बचा सकूं। लेकिन क्योंकि उस वक्त मुझे ठीक तरीके से उन तीनों की सच्चाई के बारे में भी पता नहीं था और ना ही उस रात से पहले कभी मेरे साथ कोई ऐसा डरावना हादसा हुआ था, इसी वजह से मैं उस हालात से अपने आप को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा था। पर फिर मुझे सिर्फ भगवान के अलावा और कोई चीज याद नहीं आती है। इसी वजह से मैं मन ही मन उस वक्त सिर्फ भगवान को याद करने लगता हूँ और उनसे प्रार्थना करने लगता हूँ कि हे भगवान, कैसे भी करके मुझे आज इस चीज से बाहर निकाल लो। मैं आज के बाद कभी भी रात के वक्त किसी भी सुनसान जगह पर खड़ी हुई किसी भी सवारी को बस में बैठाने की गलती नहीं करूंगा। अभी मैं मन ही मन में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही वो जो दुर्गंध थी वो और भी ज्यादा तेजी से आने लगती है। जब वो दुर्गंध और भी ज्यादा तेजी से आने लगी तो मैंने अपनी नजरों को तिरछा करके उन तीनों की तरफ देखा और जब मैंने उन तीनों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि अब उन तीनों के मुंह से अजीब तरह से खून की लार टपकने लगी है। साथ ही उनके हाथ पैरों के साथ साथ उनका जो चेहरे का हुलिया था वो भी बदलने लगा था। उस चीज को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पर तभी देखते ही देखते वो तीनों जो मेरे बगल में बैठी हुई थी वो उस चमगादड़ वाले रूप से एक औरत वाले रूप में आ जाती है और जैसे ही वो एक औरत वाले रूप में आती है तो मुझे दिखाई देता है कि अब उनके वो पंख वगैरह सब कुछ गायब हो चुके हैं और अब वो मेरे सामने बिल्कुल एक साधारण औरत की तरह बैठी हुई है। उस चीज को देखकर अभी मुझे मेरे मन में थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस ही हुआ था और मैं अपने आप को थोड़ा समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही फिर से उनके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे थे और देखते ही देखते उनके हाथों की जो उंगलियां थीं उनके ऊपर काफी लंबे लंबे नाखून आ गए थे। इसके साथ ही उन तीनों का जो चेहरा था वो अजीब तरीके से बदलने लगा था, लेकिन इस बार उनका चेहरा किसी चमगादड़ वाले चेहरे में नहीं बल्कि एक अजीब तरह के डरावने चेहरे में बदलने लगा था। उनके चेहरे पर कुछ लाल लाल रंग के निशान बनने लगे थे। इसके साथ ही उन तीनों के जो होंठ थे वो होंठ बीच में से कटने लगे थे, जिसकी वजह से उन तीनों के मुंह के अंदर से और उनके होंठों के ऊपर से खून के जैसा कुछ टपकने लगा था। उन सब चीजों को होता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि अब मैं इन सब चीजों को अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। इसी वजह से जैसे ही ढलान में फिर से घुमाव आया तो मैं उस घुमाव में बस को घुमाते वक्त थोड़ा सा खाई की तरफ ज्यादा घुमा देता हूँ, जिसकी वजह से उस घुमाव में खाई की तरफ जो एक बड़ा सा पेड़ था उस पेड़ से जाकर मेरी बस का एक कोना टकरा जाता है और बस वहीं की वहीं रुक जाती है। लेकिन उस पेड़ में टकराने से पहले मैंने बस को 3-4 बार ब्रेक लगाकर हल्के हल्के झटके दे दिए थे ताकि बस उतनी तेज रफ्तार में जाकर उस पेड़ से ना टकराए कि वो उस पेड़ को तोड़कर ही नीचे खाई में गिर जाए। और मेरी ये सूझबूझ उस वक्त थोड़ी बहुत काम भी आती है। पहले से ही 3-4 बार ब्रेक लगाने के कारण बस की रफ्तार धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से जब बस उस पेड़ से जाकर टकराई तो वो पेड़ वहीं की वहीं खड़ा रहा और टूटा नहीं। लेकिन अब उस तरीके से झटके लगने के बाद जब बस किसी चीज में जाकर ठुकी और उस चीज में ठुकने की आवाज आई तो बस में पीछे की तरफ जो भी लोग नींद में थे वो इस बार पूरी तरीके से जाग जाते हैं। फिर जो मेरा बस का कंडक्टर था वो दौड़ते हुए केबिन में आता है, लेकिन उसका ध्यान उन तीनों की तरफ नहीं गया था बल्कि वो सीधा मेरी तरफ देखकर बोलने लगा था कि अरे क्या हुआ, तुमने बस को इस तरीके से रोक क्यों दिया? और आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे बस किसी चीज में ठुक गई है। फिर जब उसने मुझे ये बात बोलते बोलते ही जैसे ही पलटकर कोने में ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि बस वास्तव में ही एक पेड़ के अंदर ठुक चुकी है। उस चीज को देखते ही वो समझ जाता है कि शायद आज मैं ठीक तरीके से बस नहीं चला पा रहा हूं। इसी वजह से वो मुझसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बस को थोड़ा धीमी रफ्तार में चलाओ। लेकिन उस वक्त उसको उन सब बातों के बारे में पता नहीं था जो वहां पर उस केबिन में मेरे साथ हो रही थी। पर फिर मैं भी अनजान बनने की कोशिश करते हुए सामने की तरफ देखते देखते उससे कहता हूं कि शायद बस का टायर फट गया है या फिर बस में कोई खराबी है, तो हम लोगों को एक बार नीचे उतरकर देखना ही होगा। अभी मैं कंडक्टर से ऐसा कह ही रहा था कि तभी उन बगल में बैठी हुई तीनों औरतों में से फिर से वो बीच वाली औरत बोलती है कि बस में कोई भी खराबी नहीं है, तुम ठीक उसी तरीके से वापस से बस को पीछे की तरफ लो।
जैसा तुमने पिछली बार उस घुमाव में लिया था। अब जब उसने ये बात बोली तो कंडक्टर की नजर भी उसकी तरफ पड़ती है, पर जब कंडक्टर की नजर उसकी तरफ पड़ती है तो वो उसको बिल्कुल साधारण रूप में दिखाई देती है। और जब उसके ऐसा बोलने पर मैंने भी उसकी तरफ देखा तो अब ना ही तो उसका चेहरा कोई डरावने तरीके से दिखाई दे रहा था और ना ही उसके मुंह से कोई भी खून टपक रहा था। लेकिन फिर मेरे द्वारा वो बात बोलते ही कंडक्टर सीढ़ियों की तरफ जाता है और सीढ़ियों का दरवाजा खोलता है। अब उसको उस तरफ जाते ही उन तीनों का चेहरा फिर से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही वैसा का वैसा ही और उतना ही डरावना दिखाई देने लगा था जितना अभी मुझे कुछ टाइम पहले दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर मैं बिना कुछ बोले ही चुपचाप केबिन में से ही ड्राइविंग सीट वाली साइड की खिड़की का फाटक खोलकर नीचे उतर जाता हूं और मेरे साथ साथ सीढ़ियों से होते हुए बस में से भी कुछ लोग नीचे की तरफ उतर गए थे। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ उतरे तो मैं उनको इशारा करके अपनी तरफ बुलाता हूं और फिर कंडक्टर के साथ साथ उन बाकी के लोगों को भी बस के अंदर जो कुछ हो रहा था उन सभी चीजों के बारे में बता देता हूं। मेरे मुंह से वो बात सुनकर 1-2 लोग तो मुझसे कहते हैं कि अरे यार, तुम ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, भला कोई जिंदा औरत किसी चमगादड़ की तरह कैसे दिख सकती है? और अभी तो तुम कह रहे थे कि पहले तो तुम्हें वो औरत चमगादड़ों की तरह दिख रही थी, अब वो साधारण रूप में दिखाई दे रही है, तो मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। जब उस आदमी ने मुझसे ऐसा कहा तो उन्हीं में से एक 21 से 20 साल का जवान लड़का उस आदमी से कहता है कि हमको इन ड्राइवर साहब की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी सुना है कि इस सुनसान सड़क पर रात के वक्त एक साथ 3 औरतों का छलावा घूमता है जो अलग अलग रूप लेकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। और मुझे इन सब बातों का इस वजह से पता है क्योंकि मैं यही पीछे की तरफ का पास वाले गांव का ही रहने वाला हूं, जहां से ये बस रवाना हुई थी। और जिस जगह से मैं इस बस के अंदर बैठा था वो तो मेरी बुआ का गांव है, लेकिन मैं मेरी बुआ के गांव से सीधा ही दिल्ली जा रहा हूं। पर यहां से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पीछे की तरफ ही नीचे की साइड में मेरा गांव पड़ता है। और मेरे गांव में मैंने बचपन से ही सुना है कि इस पहाड़ी के बगल वाले रास्ते पर रात के वक्त 3 औरतों का छलावा घूमता है और जो कोई भी उनके चंगुल में फंस जाता है फिर वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती हैं। आज शायद हम लोग इस वजह से अब तक जिंदा बचे हुए हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा एक साथ हैं, वरना अगर कोई इक्का दुक्का इंसान इनके हत्थे चढ़ जाता तो ये कब का ही उसका काम तमाम कर देती। अभी वो लड़का ऐसा बोल ही रहा था कि तभी अचानक से ही अंधेरे में से एक चमगादड़ उड़ते हुए आती है और उसके चेहरे पर झपट्टा मार देती है। उस झपट्टे में उस चमगादड़ ने उस लड़के की आंख फोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो लड़का वहां पर जोर जोर से दर्द के मारे चीखने लगा था। पर वो चमगादड़ इतनी तेजी से आई थी और झपट्टा मारकर वापस इतनी तेजी से चली गई थी कि हम लोग उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाए थे। पर अब उस लड़के की आंख से काफी सारा खून बहकर निकलने लगा था और वो दर्द में बुरी तरीके से झटपटाने लगा था। साथ ही जैसे ही उसने उसकी आंख के ऊपर झपट्टा मारा तो वो वहीं की वहीं नीचे बैठ गया था और जोर जोर से दर्द के मारे कराहने लगा था। अब उस चीज को देखकर हम सभी लोग समझ गए थे कि बस से नीचे उतरकर भी हम सभी लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसी वजह से हम लोग कैसे भी करके फटाफट इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन उस वक्त हम में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि अगर हमारा दिमाग थोड़ा बहुत काम भी कर पाता तो अब उस लड़के की आंख फूट गई थी, जिसके चलते हमारा आधे से ज्यादा ध्यान तो उसकी तरफ चला गया था। लेकिन तभी हमें उस सड़क से एक बूढ़ा आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी को वहां से जाता हुआ देखकर मुझे लगा कि शायद ये हमारी कोई मदद कर सकता है। इसी वजह से मैं दौड़ता हुआ उसके पास जाता हूं और जो कुछ भी उस वक्त उस बस के अंदर हमारे साथ हो रहा था मैं वो सारी बात उस बूढ़े आदमी को बताता हूं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मेरे मुंह से वो बात सुनी तो वो मुझसे कहता है कि मुझे पता है कि इस सड़क पर रात के वक्त गुजरने वाले लोगों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। इसी वजह से मैं रात के टाइम इस सड़क पर इधर से उधर भटकता रहता हूं और अब अगर मैं तुम्हें मिल गया हूं तो तुम ये समझो कि तुम्हारी ये समस्या दूर हो चुकी है। मुझसे ये बात कहकर वो बूढ़ा आदमी मुझे अपने साथ लिए बिना ही मेरी बस की तरफ बढ़ने लगा था। और फिर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मेरी बस के अंदर चढ़ा तो उसको बस के अंदर चढ़ता हुआ देखकर केबिन में वो जो 3 औरतें बैठी हुई थी वो अजीब तरीके से तिलमिलाने लगी थी। उन 3 औरतों को अपने सामने उस तरीके से तिलमिलाता हुआ देखकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया था और उसके चेहरे के हाव भाव भी पूरी तरीके से बदल चुके थे। पर तभी वो अचानक से ही अपने कुर्ते की जेब में से कुछ निकालता है और उन तीनों के ऊपर दे मारता है। उस वक्त उसने वो चीज उनके ऊपर इतनी तेजी से मारी थी कि हम में से कोई भी ये नहीं देख पाया था कि आखिर उसने उनके ऊपर क्या मारा है। पर जैसे ही उसने वो चीज उनके ऊपर मारी तो वो तीनों की तीनों औरतें ही वहां से एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई थीं। जैसे ही वो चीज हुई
तो वो बूढ़ा आदमी बस के बाहर खड़े हुए हम सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से बस में आकर बैठो और बस को यहां से रवाना करो। उसके ऐसा कहते ही हम सभी के सभी बस में आकर बैठ जाते हैं। पर हमें जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी वो उस लड़के की वजह से हो रही थी, क्योंकि उसकी आंख से लगातार खून बह रहा था और आगे आने वाले रास्ते पर काफी दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था जहां पर हम उसका इलाज करवा सकते थे। पर तभी वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को अपने पास बैठाकर फिर से अपनी जेब में से कुछ निकालता है और अपनी हाथ की हथेली के ऊपर लेकर सीधा उसकी आंख के ऊपर लगा देता है। और कुछ देर तक उसने अपने हाथ को उसकी आंख के ऊपर बिल्कुल वैसे की वैसे ही लगा के रखा था। जब उसने कुछ देर तक अपने हाथ को उसकी आंख के ऊपर लगाकर रखा तो उस लड़के का थोड़ा दर्द भी कम हो गया था और उसकी आंख से वो खून भी बहना बंद हो गया था। जैसे ही ये चीज हुई तो कोई भी उस बूढ़े आदमी की सच्चाई के बारे में और उसके पास ऐसी क्या पावर थी जिससे वो ये सब कर रहा था उसकी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था। पर उस वक्त बस रवाना हो चुकी थी और वो भी हम सबके साथ उसी बस में सफर कर रहा था। लेकिन फिर आगे जाकर एक घुमाव में वो बस को रुकवा देता है और बस से नीचे उतर जाता है। लेकिन नीचे उतरते वक्त मेरी तरफ देखकर मुझसे कहता है कि किस्मत बार बार साथ नहीं देती है, वो फिर से तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आ सकती है। लेकिन इस बार गलती से भी उनको देखकर या फिर किसी अनजान शख्स को देखकर बस रोकने की गलती मत करना। और आगे जाने के बाद जब तक वो घाटी नहीं आ जाती और तुम उस घाटी को पार कर नहीं लेते तब तक इस जंगलनुमा इलाके से निकलने से पहले बस को कहीं पर भी मत रोकना। मुझसे ये बात कहकर वो बूढ़ा आदमी बस से नीचे उतर गया था और उसके नीचे उतरते ही मैं बस को लेकर रवाना तो हो गया था, लेकिन मेरे मन में उस बूढ़े आदमी से ये बात पूछने की इच्छा थी कि आखिर वो कौन है और वो उन चुड़ैल टाइप की औरतों के ऊपर इतना ज्यादा हावी कैसे हो गया था। आखिर उसने उन तीनों को अपने काबू में कैसे कर लिया था। लेकिन उस वक्त हम सभी को तो किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकलना था। इसी वजह से मैं फटाफट बस को काफी तेज स्पीड में वहां से निकाल लेता हूं। फिर जिस घाटी के बारे में उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया था उस घाटी को लगभग आधे घंटे के बाद पार करके जैसे ही हम लोग थोड़ा सा एक शहरी इलाके की तरफ जाने लगे तो जो सबसे पहले वाला ढाबा आया हमने उसी के ऊपर अपनी बस को रोक लिया था, क्योंकि मैं हमेशा ही उसी ढाबे के ऊपर अपनी बस को रात के वक्त रोका करता था। उस रात मेरी बस के जैसी ही वहां पर 2 बस और खड़ी हुई थी जो कि दिल्ली से शिमला की तरफ जा रही थी और हम लोग शिमला से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। वहां पर बस को रोकने के बाद बस में जितने भी मुसाफिर थे वो सारे के सारे थोड़ा बहुत हल्का होने लगते हैं और उन लोगों ने वहां पर थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया था। लेकिन मेरे मन में और कंडक्टर के मन में तो सिर्फ यही बात चल रही थी कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था और उन तीनों औरतों की सच्चाई क्या है। यही बात सोचते हुए जब हमने उस ढाबे वाले से जाकर इन सब बातों के बारे में चर्चा की तो वो ढाबे वाला मुझसे कहता है कि किस्मत वाले हो तुम लोग जो आज तुम्हें वो बूढ़ा आदमी मिल गया, वरना आज अगर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं मिलता तो इस बस में जितने भी 40 से 50 लोग तुम्हारे साथ थे वो सारे के सारे उन तीनों डायनों के शिकार बन सकते थे। अब जैसे ही उस ढाबे वाले ने हम लोगों से ये बात कही तो हम दोनों ही उसके चेहरे की तरफ चौकन्ने होकर देखने लगते हैं। उसके बाद मैंने उस ढाबे वाले से कहा कि जो भी बात है वो हमें साफ साफ बताओ। तो मेरे ऐसा कहने पर वो ढाबे वाला हमें उन औरतों की और उस बूढ़े आदमी की जो सच्चाई बताता है उस सच्चाई को सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भी ये सब चीजें हो सकती हैं। दरअसल उस ढाबे वाले ने बताया कि पीछे की तरफ उस घाटी से पहले कई छोटे छोटे गांव आते हैं। आज से कुछ सालों पहले उन्हीं में से एक गांव के अंदर एक औरत रहती थी जिसकी वो तीनों बेटियां थीं जो आज तुम्हारे सामने चुड़ैल बनकर एक चमगादड़ के रूप में बैठी हुई थी। लेकिन उन तीनों लड़कियों की जो मां थी वो एक काला जादू करने वाली औरत थी। वो अपने काले जादू के द्वारा अपनी उम्र को रोकने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो अमर बनना चाहती थी। इसके लिए वो पहले तो चमगादड़ों की बलि देती थी, यानी कि जिंदा चमगादड़ों को पकड़कर वो उन्हें आग में जलाकर मार देती थी और फिर उनकी राख से नहाया करती थी। लेकिन उनको आग में जलाने से पहले वो उनको मारती नहीं थी, बल्कि वो उन जिंदा चमगादड़ों को ही आग में जला देती थी। इन सब चीजों को करके उसका ऐसा मानना था कि वो अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकती हैं। लेकिन फिर जब ये चीज भी काम नहीं आई तो वो उन अगल बगल के गांवों में से छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी थी। वो दिन के वक्त ही 2-4 दिन पहले किसी बच्चे को अपना शिकार चुन लेती थी और फिर रात के वक्त जाकर उसको नींद में से उसके घर से उठा लेते थे। इसी तरीके से उसने लगभग 7 से 8 बच्चों की बलि दे दी थी। लेकिन फिर उसने एक बार एक ऐसे बच्चों को उठाकर मार डाला था जो बच्चा उसके माँ बाप के काफी मिन्नतों के बाद हुआ था। यानी कि एक गांव में एक ऐसा बूढ़ा आदमी और एक ऐसी बूढ़ी औरत रहती थी जिन्होंने लगभग अपनी आधी उम्र गुजार दी थी, लेकिन उनकी कोई भी औलाद नहीं हो रही थी।
जिसकी वजह से वो हर मंदिर में और हर जगह पर जाकर इसी चीज की प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कैसे भी करके उनको एक औलाद दे दें। लेकिन फिर जब भगवान ने उनकी सुनी और उनके एक बेटा पैदा हुआ तो लगभग 7 से 8 महीने का होते ही उसको वो काला जादू करने वाली औरत उठाकर ले गई थी। पर जैसे ही उस लड़के के बाप को यानी कि उस बूढ़े आदमी को ये बात पता चली तो वो ये सोच लेता है कि वो उस बूढ़ी औरत का खात्मा करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसको खुद की ही जान क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन काले जादू को वश में करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। इसी वजह से वो भी अलग अलग तंत्र क्रियाओं को सीखने लगा था, लेकिन वो सिर्फ अच्छी चीजों से ही सिद्धियां हासिल कर रहा था। फिर एक बार उसने उस बूढ़ी औरत को मार भी डाला था। लेकिन उस बूढ़ी औरत से जब उसकी तंत्र शक्तियों के द्वारा लड़ाई हो रही थी तो वो बूढ़ा आदमी भी उसमें काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद उस बूढ़ी औरत के साथ साथ उस बूढ़े आदमी की भी मौत हो गई थी। पर मरने के बाद भी उस बूढ़े आदमी की आत्मा उस सड़क पर भटकती रहती है, क्योंकि जैसे ही वो बूढ़ी औरत मरी जो कि काला जादू करती थी, तो उसके मरने के बाद उसकी वो जो 3 बेटियां थीं उन्होंने अपनी मां की लाश को जलाया नहीं था, क्योंकि जब उनकी मां जिंदा थी तो उसने काफी टाइम पहले से ही अपनी उन तीनों बेटियों को काला जादू करना सिखा दिया था, जिसके चलते अपनी मां के मर जाने के बाद उसकी वो तीनों बेटियां काले जादू के द्वारा अपनी मां को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थीं, जिसके लिए वो सबसे पहले तो ठीक अपनी मां की तरह ही चमगादड़ों की बलि देने लगी थी। लेकिन फिर भी जब उनकी मां जिंदा नहीं हुई तो उन्होंने खुद की बलि भी दे दी थी। लेकिन खुद की बलि देने के बाद भी जब उनकी मां जिंदा नहीं हुई तो उन तीनों की वो भटकती हुई आत्मा अब निर्दोष लोगों को शिकार बनाने लगी है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो जितने ज्यादा लोगों का खून इकट्ठा करके उनकी मां की लाश के ऊपर लाकर डालेंगी, उनकी मां के वापस से जिंदा होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि उतनी ही ज्यादा संभावना है। और इसी वजह से उन तीनों औरतों की जो आत्मा है वो एक चमगादड़ के रूप में उस सुनसान सड़क पर भटकती रहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी मरने से पहले काफी सारी चमगादड़ों की बलि दी थी, जिसकी वजह से अब वो खुद भी एक चमगादड़ के रूप में उस सड़क पर भटक रही हैं। अब जैसे ही हमने उस ढाबे वाले से ये सब बातें सुनी तो हमारी तो हालत खराब हो गई, और उसी दिन से मैंने और मेरे कंडक्टर ने ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रात के वक्त हम लोग उस घाटी को पार करने से पहले कभी भी बस को नहीं रोकेंगे, और आज तक भी मैं उस जगह पर कभी भी बस को नहीं रोकता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।